मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय। हमारा जो विषय था वो था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में से एक हैं, प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं। थॉमस हॉब्स के बारे में आज जो हमारा विषय है वो है थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के तत्व। थॉमस हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के तत्व। हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। हॉब्स पॉलिटिकल फिलॉसफी a mixture of absolutism and individualism, a mixture of absolutism and individualism। हॉब्स के राजदर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के तत्व। सबसे पहले हम इसका परिचय करेंगे। परिचय में हमारे सामने दो विद्वानों के विचार आते हैं, जिन्होंने एक विद्वान ने हॉब्स को निरंकुश माना है, अंत में व्यक्तिवादी माना, और एक विद्वान ने उसे व्यक्तिवादी माना और अंत में निरंकुश माना है। तो हमारे सामने परिचय में दो विद्वानों के विचार आएंगे। पहला है प्रोफेसर मैक्सी के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में लेना, निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी था। निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी था। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दें। तो मैक्सी क्या कह रहे हैं? मैक्सी कह रहे हैं कि हॉब्स क्या था? हॉब्स निरंकुशतावादी होते हुए भी आदि से अंत तक, मतलब प्रारंभ से अंत तक, आदि से अंत तक व्यक्तिवादी था। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थे मैक्सी के विचार। अब आते हैं प्रोफेसर सेबाइन के अनुसार। प्रोफेसर सेबाइन ने क्या कहा है? हॉब्स ने, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ में प्रतिपादन किया। व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया, परंतु उसके विचारों का अंत निरंकुशतावाद से होता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो प्रोफेसर सेबाइन ने क्या कहा? प्रोफेसर सेबाइन ने कहा कि हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ तो किया था। हॉब्स ने अपने विचारों का प्रारंभ कैसे किया? एक व्यक्तिवादी के रूप में हॉब्स ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, परंतु अपने विचारों का अंत उसने निरंकुशतावाद के रूप में किया। उसने अंत किसके रूप में किया? निरंकुशतावाद। उसका अंत निरंकुशतावाद में होता है, मतलब अंत जो होता है वो निरंकुशतावाद में होता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दें। ये थे परिचय में दो विद्वान जिनके विचार हमने देखे। अब हम देखेंगे निरंकुशतावाद के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ निरंकुशतावाद के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, निरंकुशतावाद के तत्व। इसको हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे हॉब्स के राजनीतिक चिंतन। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता यह है, हॉब्स का जो राजनीतिक चिंतन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निरंकुश, क्या विशेषता है? निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत। निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता, एक लाइन का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी विशेषता है निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत। निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत। एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड सॉवरेंटी। वैसे तो हॉब्स ने पूर्व से ही, हॉब्स से पूर्व जो हुए थे विद्वान, बोधा, इंग्लिश में बॉडन बोलते हैं, बोधा, उन्होंने
क्या कहा था? उन्होंने कहा था संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। उनके अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का बंधन या सीमा नहीं है, जिस पर कानून का कोई भी बंधन या सीमा नहीं है। ये प्रोफेसर बोधा ने कहा था, जो कि हॉब्स से पहले हुए थे। कि क्या कहा था? बोधा ने क्या कहा था कि संप्रभु राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। कानून के द्वारा वो उसकी सीमाएं तय नहीं की जा सकती, उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जा सकता है। तथापि इतना अवश्य है कि हॉब्स मानता था कि प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून तथा अपनी संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति का अधिकार, यह सब संप्रभु की सीमाएं निर्धारित करते हैं। ये सब जो है ये संप्रभु की सीमाओं को निर्धारण करते हैं, संप्रभु की सीमाएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम उसके सिद्धांत में अस्पष्ट किंतु क्या देखते हैं? अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं। अस्पष्ट है किंतु निश्चित असंगति पाते हैं। इस असंगति का प्रमुख कारण यह है कि ये जो असंगति है इसका प्रमुख कारण यह है कि उसने प्रभु सत्ता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। हॉब्स ने प्रभु सत्ता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया। हॉब्स संप्रभुता प्रभु सत्ता की बात करता है, लेकिन उसने पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण नहीं किया। इसी कमी की पूर्ति उसने कब की? उसने 60 वर्ष पूर्व की, 60 वर्ष पश्चात हॉब्स ने अपनी रचनाओं में की। इसी कमी की पूर्ति हॉब्स ने 60 वर्ष बाद अपनी रचनाओं में की। उसने अपनी पुस्तक लेवियथान में राज्य के निरंकुशतावाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया। उसने अपनी पुस्तक लेवियथान में क्या किया? उसने अपनी पुस्तक लेवियथान में राज्य के निरंकुशतावाद का एक क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया। किसका? निरंकुशतावाद का। तथा संप्रभु को उन समस्त बाधाओं व सीमाओं से मुक्त कर दिया। संप्रभु को उन समस्त बाधाओं, जितनी भी बाधाएं थी, बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया। जो सीमाएं लगी हुई थी, सीमाओं से मुक्त कर दिया। जो फ्रेंच विचारक, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रेंच विचारक बोधान ने उस पर लगाई थी। जो फ्रेंच विचारक बोधान ने संप्रभु पर लगाई थी, उन सब सीमाओं और बाधाओं से उसे मुक्त कर दिया अपनी पुस्तक लेवियथान में। और थॉमस हॉब्स ने सेबाइन के अनुसार, उसके इस विचारों पर सेबाइन ने क्या कहा है? सेबाइन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, बोधा ने संप्रभुता पर जो, प्रोफेसर बोधा थे, बॉडिन इंग्लिश में बोलते हैं, बोधा ने संप्रभुता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, बोधा ने, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, बोधा ने जो संप्रभुता पर असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। हॉब्स ने उसे क्या कर दिया? बिल्कुल मुक्त कर दिया। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसी प्रकार वाहन ने लिखा, एक विद्वान हुए वाहन ने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने संपूर्ण रूप से निरंकुश प्रभु सत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। हॉब्स क्या है? हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने संपूर्ण रूप से निरंकुश प्रभु सत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया है। निरंकुश प्रभु सत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इस प्रकार हॉब्स की जो राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है?
वो है निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत। निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता का सिद्धांत। अब इसमें आगे देखेंगे हम हॉब्स द्वारा। हॉब्स ने क्या बताया था? हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। तो इसमें देखेंगे हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राज्य की उत्पत्ति होती है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राज्य की उत्पत्ति होती है। निरंकुश राज्य प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था क्या थी? संघर्ष की अवस्था थी, जिसका अंत करने के लिए लोगों ने एक सामान्य सत्ता की स्थापना करने का विचार किया। जिसका अंत करने के लिए लोगों ने क्या किया? एक सामान्य सत्ता की स्थापना करने का विचार किया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक समझौता या अनुबंध करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है? एक समझौता या अनुबंध करता है। और इस समझौते के अनुसार या इस समझौते में जो व्यक्ति शपथ लेता है उसके अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ, इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ, तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपना अधिकार इसी व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन का अधिकार छोड़ देगा। तू भी अपना अधिकार किसको देगा? इसी व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन के अधिकार छोड़ देगा। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ऐसा करने पर, जब उन्होंने ऐसा किया, व्यक्ति ने शपथ ली, तो ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है। संपूर्ण जन समुदाय जो है एक ही व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, जिसे राज्य या कॉमनवेल्थ कहा जाता है। इसे राज्य या कॉमनवेल्थ कहा जाता है। एक ही व्यक्ति में पूरा समुदाय संयुक्त रूप से संयुक्त हो जाता है, मिल जाता है, तो इसे राज्य या कॉमनवेल्थ कहा जाता है। हॉब्स ने इसे लेवियाथान भी कहा है। हॉब्स ने इसे क्या कहा है? लेवियाथान भी कहा है। जो उसकी पुस्तक का नाम था लेवियाथान भी कहा है। दूसरे शब्दों में, यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो दूसरे शब्दों में यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक या सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संप्रभु है। कौन है? यही व्यक्ति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक या सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संप्रभु है। यही उसका संप्रभु है। तो हॉब्स ने अपने संप्रभु को संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए हैं। वो कहता है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत व्यक्ति ने शपथ ली थी कि मैं अपने अधिकार इस व्यक्ति को देता हूँ और तू भी अपना अधिकार इस व्यक्ति को देगा। और यही व्यक्ति संपूर्ण जन समुदाय का क्या होगा? संपूर्ण जन समुदाय एक ही व्यक्ति में संयुक्त हो जाएगा, एक ही व्यक्ति में रह जाएगा, एक ही व्यक्ति में सीमित हो जाएगा। और यही व्यक्ति संप्रभु कहलाएगा। यही व्यक्ति, ये कानूनों के ऊपर है, इस पे कानून की बाधाएं नहीं है, कानून की सीमाएं नहीं है, ये संप्रभु कानून से ऊपर है। तो ये था हॉब्स का निरंकुशतावाद के तत्व। हमने हॉब्स का निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद का परिचय कर लिया, जिसमें हमने दो विद्वानों के विचार देख लिए। उसके बाद हमने निरंकुशतावाद के तत्व कर लिए। अब हम कल हम करेंगे हॉब्स के संप्रभु अथवा लेवियाथान की विशेषताएं। हॉब्स के संप्रभु अथवा लेवियाथान की विशेषताएं।